हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है चुगलखोर ननद। नीति जब शादी के बाद ससुराल आई तो हर तरफ से सिर्फ उसकी जेठानी प्रतिभा की ही तारीफ सुनने को मिली। शुरू में तो नई शादी और अनंत के असीम प्यार में उसका इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया, पर बाद में एक बार किसी रिश्तेदार महिला से उसने अपनी सास से कहते सुना, प्रतिभा ने तो बहुत अच्छे से घर संभाला हुआ है, अब देखते हैं ये छोटी बहू कैसे निकलती है। सुनकर अपनी तुलना किए जाना उसे खटक तो गया, पर उसे एक बात बहुत अच्छी लगी कि सास ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह और अनंत 2 दिन बाद हनीमून पर शिमला निकल गए। वहाँ 8 दिन अनंत के प्यार में आकंठ डूबकर उसे और कुछ याद नहीं रहा। जब वह हनीमून से वापस आई तब तक अधिकांश मेहमान जा चुके थे। सिर्फ बड़ी ननद लतिका रह गई थी। जितनी भी बातें उसने लतिका से की थी वो उसे थोड़ी तेज स्वभाव की लगी। प्रतिभा का व्यवहार सबसे बहुत ही अच्छा और सौहार्द भरा हुआ था। वो नीति से भी अपनी छोटी बहन की तरह स्नेह करती थी। यह बात शायद उसकी ननद लतिका को कुछ खटक सी रही थी, पर ऊपर से वह समान रहने की कोशिश करती रहती थी। इधर कुछ दिनों से नीति को एक बात थोड़ी खटकती थी कि घर का सारा कारभार उसकी जेठानी प्रतिभा ने संभाल रखा था और सब उसी से पूछकर कोई निर्णय लेते थे। पर चूंकि वो नीति से भी बहुत स्नेह करती थी और अनंत का व्यवहार उसके प्रति बहुत प्रेमपूर्ण था, इसलिए नीति इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। नीति की पहली रसोई में मीठा बनाने में, गाजर का हलवा बनाने में उसकी जेठानी ने उसकी बहुत मदद की। तो नीति ने उसका जब धन्यवाद किया तो प्रतिभा ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, ये उसकी पहली रसोई है इसलिए उसने उसकी मदद की है, आगे से नहीं करेगी। इसी बात पर दोनों देवरानी जेठानी हंस रही थी कि तभी किसी काम से लतिका ने रसोई में प्रवेश किया और दोनों को खुशी खुशी एक साथ काम करते देख जल भुन गई। थोड़ी देर में जब डाइनिंग टेबल पर नीति के बनाए हलवे की तारीफ कर रहे थे तो लतिका ने चिढ़कर कहा, अरे हलवा खाकर तो लग रहा है कि ये प्रतिभा भाभी ने बनाया है। बस सबका ध्यान इस पर चला गया, पर नीति को ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी। बहरहाल सब ने उसे बड़े अच्छे अच्छे नेक दिए और अनंत ने भी उसे अकेला पाकर चुंबनों की बौछार कर दी। दोपहर में जब पापा, भैया और अनंत अपने अपने ऑफिस जा चुके थे तब नीति ने लतिका को अकेले पाकर पूछा, लतिका दी, आज आपने सुबह सबको क्यों बताया कि हलवा प्रतिभा दीदी ने बनाया है, जबकि वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रही थी। तुम देख नहीं पा रही हो नीति, इस घर में सिर्फ प्रतिभा ही प्रतिभा छाई हुई है, किसी को तुम्हारी खूबी दिखती कहाँ है। नीति आश्चर्य से लतिका की बात सुन रही थी। तभी लतिका ने आगे कहा, तुम्हें क्या लगा वो आज सुबह तुम्हारी मदद कर रही थी? अरे वो सबको दिखाना चाह रही थी कि तुम अकेले हलवा तक नहीं बना सकती। ये आप क्या अनाप शनाप बोल रही हो लतिका दी? प्रतिभा दी मुझे कितना तो प्यार करती है और वो है भी तो सर्वगुण संपन्न। नीति को प्रतिभा की बुराई अच्छी नहीं लगी। ये प्रतिभा भाभी की स्ट्रेटजी है, पहले तो तुमसे अपनापन दिखाएंगी और बाद में तुमको डोमिनेट कर देंगी। लतिका ने फिर आगे कहा, अब तुम भी तो इस घर की बहू हो, पर सब काम उन्हीं को पूछकर क्यों होता है? जरा सोचो तो, तुम बहुत भोली हो, वो बहुत स्मार्ट है, तुम इतनी जल्दी उनकी चालाकी नहीं समझ पाओगी। लतिका ने अपनी तुरप का अगला पत्ता फेंका। अब सच में नीति सोच में पड़ गई कि लतिका दी जो कह रही है उसमें कहाँ तक सच्चाई है, पर प्रकट में उसने लतिका को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया और अपने कमरे को व्यवस्थित करने में लग गई। लतिका समझ गई कि नीति को उसकी बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, तो थोड़ा नाराज होकर चली गई। दरअसल लतिका इस घर की इकलौती लाडली बेटी थी। लाड प्यार में थोड़ी नकचड़ी भी हो गई थी। जब बड़े भाई की शादी के बाद प्रतिभा बहू बनकर आई तो लतिका को अपने एक छत्र राज में
किसी का प्रवेश अच्छा नहीं लगा। ऊपर से उसके ससुराल वाले थोड़े पुराने ख्यालात के थे, जबकि मायके में उसके माता पिता बेटी तो क्या बहू को भी ज़्यादा रोक टोक नहीं करते थे। यही बात लतिका को और भी ईर्ष्या से भर देती थी। वो जब भी मायके आती अक्सर प्रतिभा के खिलाफ माँ के कान भरती रहती, पर सुनिंदा जी अनुभवी और मितभाषी महिला थी। वो बेटी की बात सुनती जरूर थी, पर उन बातों को अपने दिमाग और व्यवहार पर असर नहीं होने देती थी। पर नीति में इतनी समझदारी और गंभीरता कहाँ थी। शाम की चाय बनाने जब नीति रसोई में गई तो प्रतिभा ने पहले ही चाय बना रखी थी। यह देखकर नीति थोड़ी रुआसी हो गई तो अगले ही पल प्रतिभा ने हंसते हुए नीति से कहा, अरे मेरी नादान बहन, मैंने चाय बना दिया तो क्या तुम सबको सर्व कर दो। किसको पता चलेगा कि चाय मैंने बनाई है, तुमने नहीं। भले ही निर्मल हृदय प्रतिभा ने ये बात उसे लाड में आकर कहा हो, नीति को एकदम से लतिका की बात याद आ गई कि प्रतिभा दीदी बहुत चालाक है और अपने रहते किसी और को क्रेडिट नहीं लेने दे सकती। और नीति का शक सही निकला। ससुर जी ने चाय का पहला घूंट भरते ही कहा, छोटी बहू प्रतिभा बहू से कहो मेरी चाय दोबारा बना कर लाए। उसने मेरी चाय में फिर से इलायची डाल दी है, अक्सर भूल जाती है, मुझे इलायची पसंद नहीं। ससुर जी ने अपनी चाय का कप नीति को लौटाते हुए कहा तो नीति को फिर से लतिका दीदी की बात सही लगी, क्योंकि सब समझ गए थे कि चाय नीति ने नहीं प्रतिभा ने बनाई थी। रात में सोते हुए उसने यूं ही आनंद से कहा, प्रतिभा दीदी कितनी अच्छी है ना, कितना सारा काम करती हैं। यह बोलते हुए कदाची निशा की मनसा प्रतिभा के बारे में और जानने की थी। हाँ, प्रतिभा भाभी बहुत मेहनती है। अनंत ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। पिछले 5 सालों में जब से ब्याह कर आई हैं तब से घर को अच्छे से संभाल रखा है। और तुम्हें पता है, जब शादी के बाद इस घर में वो बहू बनकर आई थी तो उन्हें भी तुम्हारी तरह घर का कोई काम नहीं आता था। माँ ने ही उन्हें गृहस्थी के काम में इतना ट्रेन किया है। अनंत ने कहा, तो आप भी मुझे घर के कामों में अनाड़ी समझते हो? नीति ने थोड़ा उदास होकर कहा। तो आनंद ने प्यार से कहा, अरे तुम बस मुझे प्यार करने में निपुण हो जाओ, घर के काम में तो भाभी तुम्हें अपनी तरह निपुण कर देगी। फिर से प्रतिभा से अपनी तुलना किया जाना देखकर नीति को थोड़ा दुख तो हुआ, पर आनंद की मनुहार करती बाहों को और इंतजार कराना उसे सही नहीं लगा। अगली सुबह नीति अपेक्षा की जल्दी उठी और सुबह का नाश्ता बनाने लगी। वह यह देखकर बहुत खुश थी कि अभी तक प्रतिभा रसोई में नहीं आई थी। जब थोड़ी देर में प्रतिभा रसोई में आई तो नीति ने उसे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। उस दिन सबको उसके बनाए आलू के पराठे पसंद तो आए, पर उसे पता नहीं था कि पापा नमक कम खाते हैं और माँ को पेट में पथरी होने की वजह से अदरक खाने की मनाही है। खैर, धीरे धीरे उसने पूरी रसोई का भार अपने ऊपर ले लिया। सुबह तड़के उठ जाती, फिर दिन भर घर का ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेने के चक्कर में न खुद पर ध्यान दे पाती और न ही आनंद को ही समुचित समय दे पाती थी। रात में थककर चूर जो हो जाती थी। मन में जैसे प्रतिभा को पीछे छोड़ने और उससे भी अच्छी बहू बनने की होड़ सी लग गई थी। घर में कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि नई बहू सारा काम खुद करने की जिद क्यों ठाने हुए। प्रतिभा को तो रसोई में एकदम ही जाने नहीं देती। सिर्फ लतिका समझ रही थी कि नीति ऐसा क्यों कर रही है। आखिर ये आग उसी की लगाई हुई जो थी। जिस दिन लतिका को वापस ससुराल जाना था उस दिन नीति ने बहुत ज़्यादा काम किया। नमकीन मठरी बनाने में उसने सासू माँ या जिठानी की कोई मदद नहीं ली। कदाच वो चाहती थी कि सब उसे कहे वो बहुत अच्छी और सुगुण बहू है, बड़ी बहू से भी अच्छी। जाने से पहले लतिका थोड़ी देर को नीति के कमरे में आई, उसकी खूब तारीफ की और फिर से प्रतिभा की खूब चुगली कर गई। नीति को उससे सावधान रहने को कह गई। उसके मन में प्रतिभा के लिए जो भी ईर्ष्या और जलन थी वो स्वभाव से भोली और कान की कच्ची नीति के मन में सारा जहर उगल गई। चूँकि नीति के मुंह पर वो उसकी बहुत तारीफ करती थी, इसलिए नीति को उसकी बातें सही लगने लगी थी।
लतिका की जाने के बाद इतना काम करने की आदत ना होने की वजह से नीति की तबीयत खराब हो गई। उस दिन वो देर तक सोई रह गई। जब वो उठी तो रसोई से दम आलू की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। उसे याद आया, शुरू में उसने प्रतिभा को बताया था कि उसे दम आलू और पूड़ी बहुत पसंद है। तभी उसके कमरे में खाने की प्लेट में दम आलू, पूड़ी और आम के अचार के साथ प्रतिभा कमरे में आई और नीति को हंसते हुए बोली, मेरी प्यारी बहना, इतना काम करके बीमार पड़ गई। अब तुम कुछ दिन आराम करो, रसोई की एकदम चिंता मत करो, वो मैं संभाल लूँगी। इतना सुनते ही नीति को फिर से लतिका की बात याद आ गई और उसने खाने की थाली को परे करते हुए गुस्से और ईर्ष्या की आग में जलते हुए कहा, हाँ हाँ, आप तो चाहती ही हो कि पूरे घर में और रसोई पर सिर्फ आपका एक छत्र राज रहे। मैं आपकी सारी चालाकी बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। आप चाहती हैं हमेशा आप ही बेहतर बनी रहें, पर मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। आपकी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। आपके रहते इस घर में मेरी कोई पहचान नहीं बन पाएगी। आपके सुंदर चेहरे और इस बनावटी मीठी बोली के पीछे जो एक गलत इंसान छिपा हुआ है, उसे मैं पहचान चुकी हूँ। अब तक जितना भी जहर नीति के मन में था, वो सब उसने एक साथ उगल दिया। उसकी तेज आवाज़ से घेर के बाकी लोग भी आ गए थे। सब हक्के बक्के थे कि ये क्या हो रहा है। प्रतिभा तो एकदम सख्ती में आ गई थी। आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना ही बोल पाई, छोटी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। उसकी आगे प्रतिभा से कुछ बोला नहीं गया। वो रोते रोते अपने कमरे में चली गई। बाद में नीति को अपनी गलती का एहसास हुआ और एकदम से बहुत अफसोस होने लगा। धीरे धीरे घर में तनाव कम होने लगा था, पर प्रतिभा की उदासी और नीति का असहज व्यवहार समान नहीं हो पा रहा था। नीति सब कुछ पहले की तरह करने का भरसक कोशिश कर रही थी कि एक और वज्रपात जैसा हुआ। बड़े भैया के बैंक में प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र का ऑप्शन था, जिसे उन्होंने एडजस्ट कर लिया। इसके पहले भी ये ऑफ़र आया था, पर उन्होंने घर वालों के साथ रहने के लिए ट्रांसफ़र को मना कर दिया था। नीति को पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये तबादला स्वीकार करने का निर्णय उन्होंने नीति के उस दिन की बात के बाद लिया था। वैसे इतने सालों बाद पहली बार प्रतिभा भाभी प्रेग्नेंट हुई थी। ऐसे में उनको परिवार में रहना ज़्यादा अच्छा रहता, पर उनको मानसिक तनाव से बचाने के लिए भाई साहब ने उनको इस माहौल से दूर रखने का सोचा था। इस बात को लगभग 1 साल हो गए थे। बीच में अपनी गुड़िया को लेकर छुट्टियों में कई बार भैया भाभी घर आए थे, पर प्रतिभा नीति के साथ समान नहीं रह पाती थी। उनके रिश्ते में जो खाई आई थी, वो फिर नहीं भर पाई। कई बार कुछ नासमझी और गलतफहमी रिश्तों को आजीवन खो देने का कारण बन जाती है। बाद में अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, किसी को कुछ बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें और किसी की कही बातों पर आकर दूसरे के ऊपर ब्लेम ना लगाएं। दोस्तों, क्या आपके घर में ऐसी ननंद है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।